नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल आंसर राइटिंग हम लोग लगातार कर रहे थे। ये मॉडल प्रश्न पत्रों की पूरी एक सीरीज है जिसमें कि 10 मॉडल प्रश्न पत्र आपको दिखाई देंगे। ये आपका 6वें नंबर का है। इससे पहले हमने 5 मॉडल टेस्ट पेपरों को देखा है और वहाँ पर 40 प्रश्नों के एक प्रारूप पर चर्चा की है। यहाँ भी वही काम करेंगे। समय सीमा आपकी 3 घंटे की है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 200 हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे वो सभी कंपलसरी हैं, उसमें छोड़ने का आपको प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जितने प्रश्न हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, चाहे वो आ रहे हो या कम आ रहे हो। नहीं आ रहे हैं तब तो करने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ कम मात्रा में आ रहे हैं या एक ही लाइन आपको पता है तो भी लिखिए। लिखने से मत चूकिए क्योंकि ये समय लिखने का है। जितना अच्छा जैसा आप लिखेंगे उसी के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होगी या आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। तो लगातार लिखने का अभ्यास करिए और प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। परीक्षा हाल में जितने क्वेश्चंस हैं वो सबको अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ सेक्शन ए आप देख रहे हैं और सेक्शन ए में कुल मिलाकर 10 प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप पिछले प्रारूप में देखते आ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का होता है और जो वर्ड लिमिट है वो 125 की होती है। थोड़ा सा इसमें फैलाकर लिखना होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की संघीय संरचना अमेरिका से अलग कैसे, यानी जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से किस प्रकार से डिफरेंट है, बताइए। और उसके बाद जो अगला वाला है उसमें फिजिकल जो फेडरलिज्म है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और कोऑपरेटिव जो ये कॉन्सेप्ट है इसको भी आपको जोड़ना है और इसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी साथ में दर्शाने हैं। तो प्रश्न के कई पार्ट होते हैं। अब जो शुरुआत में पूछा जाए उसको आपको पहले पैराग्राफ में लिखना होता है, उसी क्रम में जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया है उसी क्रम में आपको जवाब देना होता है। इसके बाद जो सुपर बग्स है उस पर आपको क्वेश्चन आया है, इसमें एक्सप्लेन करना है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा जो SC/ST एक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था और बाद में इसमें क्या फैसला आता है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद आपको जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उस पर आपको प्रकाश डालना है। साथ ही साथ इसमें 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कॉलोनाइजेशन ऑफ टी प्लांटेशन, यानी जो चाय की खेती थी उसमें जो उपनिवेशवाद था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है या किस प्रकार से वो सब काम करते हैं, ये हमें लिखना था। इसके साथ साथ NPA पर क्वेश्चन है, साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये 10 प्रश्न हैं। इसी प्रकार से आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में थोड़े छोटे आकार के यानी 50 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन हैं। 6 मार्क मतलब 6 नंबर प्रत्येक पर निर्धारित है और इनकी भी संख्या 10 है। इसमें सहकार मित्र के बारे में कहा गया है। इसके अलावा कथक डांस पर आपको लिखना है। ओशियन रिसोर्सेज जो भारत के हैं वेरियस टाइप के, उस पर आपको प्रकाश डालना है। इसके साथ साथ जो लेजिस्लेशन इनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, इस पर आपको प्रकाश डालना है, ये सोशल वाला मुद्दा है। इसके अलावा मुगल आर्किटेक्चर है या अर्थक्वेक के इफेक्ट हैं, इस पर आपको लिखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। NHRC कंपोजिशन जो है इस पर भी आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद छोटे आकार के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन सी में दिखाई देते हैं। 25 वर्ड्स की लिमिट है और इसमें टोटल जो प्रश्नों की मात्रा है वो 20 है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का है। देखिए यहाँ पर 7th शेड्यूल जो है इस पर आपको थोड़ा सा अपनी ओर से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उसी को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट जो है 3rd नंबर का, इसमें रिपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो है इस पर आपको प्रकाश डालना है। GCC पर डालना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो देखना है। इसके अलावा एलुवियल सॉइल पे क्वेश्चन आया है, प्रेशर ग्रुप है उस पर क्वेश्चन आया है। तो बहुत सारे हैं, इनकी संख्या 20 है, इन्हें आप देख रहे हैं। चलिए अब इसमें मॉडल आंसर से शुरू करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से डिफरेंट कैसे है, इस पर आपको थोड़ा सा बताना है। तो इसमें शुरुआत कैसे कीजिएगा, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसे फार्म को यहाँ रिप्रेजेंट करता है जहाँ केंद्र और राज्य यानी जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में शक्तियों, मतलब जितनी भी पावर्स होती हैं, जो भी पावर उनके पास है, उनका संविधान के द्वारा बंटवारा कर दिया जाता है और दोनों अपने अपने जो उनका एरिया होता है वहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। और US, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राज़ील, यहाँ पे संघीय संरचना हमें दिखाई देती है, यानी जो फेडरल सिस्टम है वो दिखता है। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि संविधान केंद्र और राज्य दोनों को ये अधिकार देता है और भारतीय संघीय प्रणाली अमेरिकन मॉडल है उससे डिफरेंट है। अब किस प्रकार से अलग है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विघटन होता है, जबकि जो अमेरिकन मॉडल है वहां पे राज्यों का एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन होता है।
इसके साथ साथ सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं कि जो अमेरिकी मॉडल है ये सैन्य रूप से और जो इकोनॉमिकल इसका स्ट्रक्चर है उसके मामले में वीक है, जबकि एक बड़ा और मजबूत संघ बनाता है। इसके विपरीत अगर भारतीय मॉडल की बात करें तो वहाँ पर बड़े एकात्मक राज्यों को प्रांतों में कन्वर्ट करके देखा जाता है और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें भी आज़ादी मिली हुई होती है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय महासंघ को संघ कहा जाता है और अमेरिकी जो महासंघ है उसको संघ नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये नाम का अंतर है। भारतीय मॉडल जो है उसमें राज्यों की तुलना में केंद्र के पास थोड़ी सी पावर जो है वो ज़्यादा है। केंद्र यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है तुलनात्मक रूप से राज्यों के। हालांकि शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन केंद्र के पास कुछ मनमानी करने के अधिकार हैं और यही कारण है कि कभी कभी वो अपने बल का गलत इस्तेमाल करता है। राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसी पावर्स केंद्र के पास होती हैं। इसी प्रकार से भारत में अगर देखा जाए तो जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, जबकि अमेरिका में ये डबल है। तो ये सब इसके बीच के बेसिक डिफरेंस हैं जिन्हें कि आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि फिजिकल फेडरलिज्म डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या है ये आपको बताना है। और राजकोषीय जो फेडरलिज्म होता है यानी संघवाद होता है उसके चैलेंजेस का आपको यहाँ पे डिटेल ब्यौरा देना है, उसकी व्याख्या करनी है। देख लीजिए, तो इसमें राजकोषीय संघवाद और सहकारी संघवाद दोनों पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसमें लिख दीजिएगा कि जो फिजिकल फेडरलिज्म होता है ये एक तरह से वित्त अर्थव्यवस्था के प्रशासन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो इकोनॉमिकल यहाँ पे ढांचा है उससे ये जुड़ा हुआ होता है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पर इसमें लाभान्वित होते हैं। मतलब दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो ताकि वो अपने जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उनको ढंग से कर पाएँ। जबकि जो सहकारी संघवाद होता है उसमें क्या होता है, इसमें राज्य के विकास के लिए नीति योजना और कार्यक्रम लाने में केंद्र के साथ राज्यों की भागीदारी होती है। तो दोनों चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें राजकोषीय संघवाद को आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, मतलब फिजिकल फेडरलिज्म को, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव को अलग से लिख सकते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विथ फाइनेंस। इसका जो पूरा केंद्रण होता है या संकेंद्रण होता है वो फाइनेंस पर होता है। फाइनेंस कमीशन इज ए नोडल अथॉरिटी। इसमें जो नोडल अथॉरिटी है वो कौन सा है, फाइनेंस कमीशन है। और कंसर्न विथ एलोकेशन ऑफ फंड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट टू रन देयर इकोनॉमी, इस प्रकार से इसमें प्रावधान है। जबकि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसमें क्या होता है, तो इट इज़ कंसर्न विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें जो टारगेट होता है वो कैसा होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का होता है। नीति आयोग इसमें नोडल अथॉरिटी के तौर पे देखा जाता है। और कंसर्न विथ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल फेडरलिज्म पर आपको जो चैलेंजेस हैं उस पर प्रकाश डालना है। इसमें आप लिख सकते हैं कॉन्सिडर्ड जीएसटी एज अगेंस्ट फिजिकल फेडरलिज्म, मतलब ये जो जीएसटी है ये फिजिकल फेडरलिज्म के विरुद्ध है, मतलब उसके अगेंस्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा वर्टिकल इम्बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये एक मुद्दा है, मतलब ये चुनौती हो सकती है। इसके अलावा एसिमेट्रिकल शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज, ये तीनों जो है यहाँ पर क्या है, ये चैलेंजेस हैं, ये बाधाएं हैं विकास के रास्ते में। इनके बीच में जो उन्नति का रास्ता है उसमें रोड़े हैं। अब आप नीचे इसका थोड़ा कंक्लूजन दे दीजिएगा, तो उसमें लिख दीजिएगा कि द नीड इज दैट ऑल द स्टेट शुड बी हियर्ड एंड देयर कॉन्सर्न शुड बी एड्रेस्ड विथ प्रॉपर डायलॉग मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए कि राज्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान से सुना जाए, यानी केंद्र उनकी सुनवाई करे और जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर राज्यों के साथ डायलॉग वाली जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं उनको स्थापित करे, संवाद स्थापित करे, ताकि समस्याओं का जड़ से समाधान हो सके। देखिए, केंद्र में जो लोग होते हैं वो तो एक स्थान पर बैठकर दूर से एक विहंगम दृश्यावलोकन करते हैं, मतलब दूर से देखते हैं। नज़दीक जाकर वो समस्या को नहीं देख पाते, देख भी नहीं सकते कहाँ कहाँ जाएंगे। जो ज़मीनी स्तर होता है वहाँ पे राज्य सरकार ही देख सकती है, या जो एकदम क्षेत्रीय निकाय हैं वो देख सकते हैं। तो उनकी भी सुनना आवश्यक है, क्योंकि वो समस्या को आपसे बेहतर जानते हैं। इसके बाद थर्ड जो इसमें क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। ये सुपर बग्स के बारे में है। सुपर बग्स क्या है और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, और यहाँ पर आपको ये बताना है, सजेशन देना है कि सजेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सुपर बग। इसमें क्या लिखिएगा, तो सुपर बग जो होते हैं ये बैक्टीरिया के ही एक सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब उन्हीं का एक उपभेद होते हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एंटीबायोटिक दवाएं जो हम लेते हैं, संक्रमण कोई भी होता है तो एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं, चाहे वो इंजेक्शन के तौर पे हो, मलहम के तौर पे हो, या फिर खाने वाली दवाइयाँ हों। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब इसको खा पी कर अपना भोजन बना लेते हैं, मतलब समय के साथ इसके हिसाब से ढल जाते हैं। और बाद में होता है ये, उस समय तो हम लोग इनके उपचार के लिए दवा खा लेते हैं और रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जब लगातार हम अवैज्ञानिक तरीके से, मतलब यहाँ बिना डॉक्टर की सलाह लिए अपनी मन मर्जी से एंटीबायोटिक का पूरा एक डोज लेते रहते हैं हमेशा ही, पता लगा जरा से सर्दी महसूस हुई तो एक एंटीबायोटिक खा लिया,
इस प्रकार से। या जरा सी चोट लगी तो अपने मन से एक केमिस्ट की दुकान से हम एंटीबायोटिक ले आए और उसको खा लिए, इस प्रकार से हुआ। तो ऐसे में होता क्या है कि शरीर के अंदर वो एंटीबायोटिक दवाएं जाती हैं और वो बैक्टीरिया जो है उसे भोजन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। बाद में ये दवाएं इनके ऊपर कोई असर ही नहीं करती हैं, तो बीमारियां घातक हो जाती हैं। आप एंटीबायोटिक लेंगे वो सही नहीं होगी और बढ़ जाएगी, ऐसी समस्या होती है। तो ये जो अनुकूलन प्राप्त करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं को सुपर बग्स कहा जाता है। ये सुपर बग्स इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। ये एंटीबायोटिक को खाने और पचाने में सक्षम होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? तो रीज़न यही होता है कि जीवाणु जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं का जो गलत इस्तेमाल होता है वो भी है, और संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण की जो प्रथाएं हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं। खाने का दुरुपयोग और साफ सफाई का जो अभाव है वो सब इसके पीछे उत्तरदायी होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। तो रेमेडीज़ में आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए, जो कि आजकल कोरोना में बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। इसके अलावा हैंड वॉश जो सोप वाला होता है उसको इस्तेमाल करिए, और हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन रखिए अपना, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, मतलब जीवन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में आप व्यायाम करिए, संतुलित आहार लीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए, तनाव से बचे रहिए। तो ये सब बीमारी को अपने आप ही आपसे दूर रखेगा। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज यानी लगातार व्यायाम करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए। ये सब कुछ उपाय हैं जिससे कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा दुरुस्त होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो ना तो आपको किसी एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी और न ही किसी बैक्टीरिया को भगाने की ज़रूरत है। वो रोग अपने आप ही शरीर ठीक कर लेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक करेगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ कहा गया है कि टैकलिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय यूजिंग एंटीबायोटिक ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन है तभी आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करिए, अदरवाइज नहीं। ये चीज़ है। इसके अलावा कंप्लीटिंग इट्स कोर्स, इसका जो कोर्स होता है, मतलब हर एंटीबायोटिक दवा का एक रेंज होता है कि इतने समय तक आपको इतने डोज में लेना है। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि 1 हफ्ते तक दोनों मीटिंग आपको एक कैप्सूल एंटीबायोटिक का लेना है, कोई भी एक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, हेक्सासाइक्लिन, बहुत सारे आते हैं, साइक्लिन्स होते हैं, या डॉक्सी करके एक दवा आती है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, तगड़े और छोटे। तो डोज डॉक्टर ने बता दिया, पता लगा कि 2 दिन में ही आपको आराम हो गया तो आपने एंटीबायोटिक लेना छोड़ दिया। इसका नतीजा ये होता है कि आपको लगता तो है कि आराम हो गया है, लेकिन असल में वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ रहता है और वो उतनी एंटीबायोटिक के डोज से अभ्यस्त हो जाता है, उसको खाकर अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता है, और उसके बाद जब आप फिर से परेशानी होने पर एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर असर ही नहीं करता है। ये घातक स्थिति है। तो उसको जड़ से समाप्त किए बिना, यानी कोर्स जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक वो जड़ से मिटेगा नहीं। तो ऐसा किए बिना एंटीबायोटिक्स को बंद नहीं करना चाहिए, ये बात है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स है उसको फिर से रीयूज़ नहीं करना, बचे हुए एंटीबायोटिक्स को पुनः इस्तेमाल ना करना, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। ये सब चीज़ें इसके पीछे मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इससे हम निपट सकते हैं। इसके बाद आप आगे चल सकते हैं, इसमें लिखा जा सकता है। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि सुपर बग्स जो है ये लोगों को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए जनता को खुद ही सचेत होने की आवश्यकता है। जो केमिस्ट वगैरह होते हैं वो भी मनमाने पर्चे लिखा करते हैं, आधे डॉक्टर वो खुद बन जाते हैं, जबकि उनके पास न तो कोई ढंग की क्वालिफिकेशन होती है और न ही डिग्री होती है। तो इसके चलते फिर जो दवाएं वो लिख देते हैं, लोग उसी को खुश होकर ले आते हैं और खा लेते हैं, तत्काल आराम भी हो जाता है, लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम होता है उसको लोग नहीं सोचते। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके बारे में बताना है और इसके पर्पज़ और जो बेनिफिट हैं उस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है। तो भारत का लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत, ये हमारा टारगेट है। और आयुष्मान भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त योजना है और इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकती है। मतलब एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, ये वाला जो सपना है इसको ये पूर्ण कर सकती है। यह भारत को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। उद्देश्य क्या है? 10 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे लाभान्वित करना। किस मामले में? तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं हैं उनसे संबंधित। इसके अलावा 5 लाख जो कैशलेस पेपरलेस बेनिफिट है वो पर फैमिली को दिया जाए, ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो पुअर और वल्नरेबल लोग हैं, मतलब यहाँ पे सेक्ट 2011 के द्वारा प्रावधान उनका किया गया है, तो उनको इसके दायरे में लाया जाए। गर्ल्स, वुमेन्स और सीनियर सिटीजन्स जो इसमें होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। बेनिफिट्स क्या होंगे? तो कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी स्वास्थ्य संबंधी खर्चे हैं वो इसके रेंज में आ जाएंगे। कवर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक कवर करेगा, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे।
ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर एंड मोस्ट ऑफ टर्शियरी केयर, मतलब यहाँ पे जितनी भी द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखभाल की आवश्यकता है उसको ये अपने दायरे में लेगा। इसके साथ साथ कवर सर्जरी, मेडिकल एंड डाई केसेस, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक कॉस्ट, मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और ओल्ड डिजीजेस आल्सो कवर्ड, मतलब जितनी पुरानी बीमारियां हैं वो भी इसके दायरे में आएंगी, ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, तो आयुष्मान भारत में आप देख रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, यानी HWC के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा PM जन आरोग्य योजना, ये भी इसी का हिस्सा है, तो इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। और इसका इनिशिएटिव क्या है, मतलब यहाँ पे इंश्योर करना है हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एनालाइज एंड एक्सप्लेन द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो SC/ST एक्ट है इसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर आपको जरा सा प्रकाश डालना है। देख लीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है इसके बारे में अगर कहा जाए तो इस अधिनियम के बारे में हमें पहले बताना होगा। ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट है, इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको किसी भी प्रकार के अत्याचार, उत्पीड़न या शोषण से बचाना या अपमान से सुरक्षा देना, ये इसका टारगेट है। और अधिनियम की कुछ झलकियाँ ये थी कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो इस अधिनियम के तहत अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर 1 साल की कैद हो सकती है। और अन्य लोग जो हैं, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के साथ हो सकता है, जो अदर लोग हैं उनके साथ 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की जो सज़ा है वो हो सकती है। और वारंट जो होगा वो गैर जमानती होगा, यहाँ पर आप छूट नहीं सकते। इसके साथ साथ 75,000 रुपये से लेकर 8.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। ये सब इसके पीछे के प्रावधान थे, ये सब पेनाल्टी लगाई जाती थी। और यह देखा जा रहा था कि सख्त प्रावधानों के कारण अधिकार का, मतलब ये जो अधिनियम है इसका दुरुपयोग किया गया और कई निर्दोषों को अपराध के लिए अपराधी माना गया। देखिए कोई भी जो एक्ट होता है अगर वो कोर्ट की ओर से या न्यायपालिका की ओर से आता है तो वो नुकसान करने के उद्देश्य से नहीं होता है, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। हर जनता बेचारी नहीं होती है, मतलब जनता में एक वर्ग होता है जो कि बेचारा होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम बिल्ली से भी ज़्यादा चालाक होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय या किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे वो सवर्ण हो या दलित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं ये बाकी समुदाय और बाकी जो एक्ट वगैरह होते हैं उनका भी नाम बदनाम करते हैं। तो यहाँ जो SC/ST एक्ट था इसका भी दुरुपयोग हुआ। यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसको फंसाने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब अपनी व्यक्तिगत शत्रुता निकालने के लिए इस एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर देते थे और अपना फ़ायदा उनका हो जाता था, मुआवजा वगैरह मिल जाता था। और यहाँ पर वो आदमी जिसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ है जो कि निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, उसे अच्छी खासी एक तो पेनाल्टी भरनी पड़ती थी और दूसरी सज़ा भी होती थी, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती थी। तो इस प्रकार का काम होता था और बहुत से बेगुनाह इसमें लपेटे में आ जाते थे। और जो गुनाहगार होता था वो वास्तव में मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता था, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा गलत फ़ायदा बहुत से जो नियम कायदे हैं उनका उठाया जाता है। जैसे आजकल जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो महिला सशक्तिकरण तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्रशंसनीय कदम है और लोगों को इस दिशा में प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ महिलाएं जो होती हैं वो इसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं। मतलब सरकार ने महिलाओं के उन्नति के लिए या उनके संरक्षण के लिए जो नियम कायदे बना रखे हैं, जैसे कि दहेज के संबंध में जो कठोर कानून बने हुए हैं, तो अक्सर तो ऐसा होता है कि दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है या दहेज के लिए मारा पीटा और सताया जाता है, तो उसमें महिला को सुरक्षा देने के लिए कानून का एक आश्रय होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो महिलाएं होती हैं वो पैसे की लोभी होती हैं और वो अपने ससुराल वालों से पैसा ऐंठना चाहती हैं, तो ऐसे में वो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर उनसे उसका जुर्माना मांगती हैं, अपना गुजारा भत्ता मांगती हैं ताकि उन्हें बैठकर खाने के लिए पैसा मिल सके। ये भी कुछ लोग करते हैं। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। रहीम दास ने कहा था ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इस तरह के भी लोग होते हैं, सब बेचारे ही नहीं होते। तो जो बेचारे नहीं हैं वो यहाँ पर दूसरों को बेचारा बना देते हैं। तो ये सब समस्याएं थी और इसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम उठाए। देखिए यहाँ पर NCRB की रिपोर्ट थी 2016 की और उसमें कहा गया कि 11,060 केस जो थे उसमें से 935 केस ये झूठे थे। अब झूठे थे तो इसका मतलब क्या है कि 935 ऐसे लोग रहे होंगे या ऐसे पक्ष रहे होंगे जिनको कि बिना वजह सज़ा मिल गई, और सज़ा भी ऐसी वैसी नहीं है, इतना ढेर सारा जुर्माना है जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो दोषी है उसको दंडित करने के लिए प्रावधानों में थोड़ा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि अपराध के लिए आम जनता को जब गिरफ्तार किया जाए तो उसके लिए जो जिला मजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन लेना आवश्यक है, और सरकारी सेवा में कार्यरत जो व्यक्ति होता है उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी, पहली चीज़ है। पहले क्या होगा, मजिस्ट्रेट की देखरेख में
उसकी छानबीन की जाएगी। मतलब पहले उसमें देखा जाएगा कि सही में मामला सत्य है अथवा नहीं। इसके साथ साथ डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और प्रतिशोधी जमानत की अनुमति होगी। जो गैर जमानती वारंट की बात थी तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। ये सब होता है, लेकिन बाद में इसका विरोध किया गया क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से सजा की दर बहुत कम थी और केवल 15.4% जो सजाएं होती थी वो इसमें आती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4000 मामलों में ही सजा होती थी। तो निष्पक्ष जांच के बाद दोषी को दंडित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यही इसमें सार्थक पहल हो सकती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन को। इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में कहा जा रहा है, यानी आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम पर आपको विश्लेषण देना है, प्रकाश डालना है। देखिए, नीति आयोग की ये पहल है और इसका उद्देश्य है उन जिलों को बदलना जो कि सबसे अच्छा बनने में सक्षम है, और इसलिए इसका नाम है आकांक्षात्मक जिला। और इसके 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो केंद्र और राज्य योजनाओं का अभिसरण, ये पहला है। दूसरा ये है कि केंद्र और राज्य का सहयोग और जिलों के बीच में प्रतिस्पर्धा, ये इसमें फैक्टर है। और राज्य आकांक्षात्मक जिलों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदर्शन को मापने के लिए 49 मानदंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि सबका साथ सबका विकास पर आधारित। इसके अलावा जिला सर्वश्रेष्ठ जिले का अनुकरण करेगा और सर्वश्रेष्ठ आकांक्षात्मक जिले बनने की कोशिश करेगा, ये इसके पीछे प्रावधान होगा। डेटा कैकिंग रैंकिंग का चित्रण करेगी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो स्वास्थ्य और पोषण वाला होगा, एजुकेशन वाला होगा, एग्रीकल्चर वाला होगा, इकोनॉमिकल सेक्टर होगा, या वाटर सप्लाई वाला जो सेक्टर है वो भी इसमें आएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहाँ इसके जो कोर एरियाज हैं वो दिए हुए हैं। देखिए, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, स्लोप एंड कॉलोनाइजेशन। तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान देकर हमें डिस्कस करना है। किस चीज़ के बारे में? तो टी प्लांटेशन जो भारत का है और चाइना का, दोनों के बारे में यहाँ बताना है। मतलब चीन और भारत दोनों में चाय का प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, स्लोप कैसा होना चाहिए और इसमें कॉलोनाइजेशन का क्या रोल था, खासतौर पे भारत के मामले में, ये सब हमें इसमें दिखाना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भारत और चीन दोनों में ये नकदी फसल के तौर पे, यानी कैश क्रॉप के तौर पे बोई जाती है। और मुख्य रूप से अगर भारत में देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, जैसे कि असम है, दार्जिलिंग वाला एरिया, या नीलगिरी वाली जो क्षेत्र है उसमें भी उगाई जाती है। मतलब इसके लिए उस तरह की जलवायु चाहिए जहाँ नमी ज़्यादा हो और पानी ठहरता ना हो, पानी का वहाँ पे रुकाव ना होता हो, नहीं तो चाय का जो पौधा होता है वो खराब हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। मौसम का यहाँ पे क्या प्रभाव हो सकता है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट दिया हुआ है। तो टी का जो प्लांट होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है हाई रेनफॉल और टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी वहाँ पे अच्छा खासा होना चाहिए। और फॉरेस्ट में अगर जो मतलब इसके जो फ्रॉस्ट होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो फ्रॉस्ट होता है उसकी वजह से इसकी पत्तियाँ डैमेज हो जाती हैं। तो फ्रॉस्ट कहाँ पर होगा? जहाँ पर बर्फ़ जमेगी, और बर्फ़ का एरिया ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली ये फसल है, बर्फ़ जब पड़ती है तो ये नष्ट हो जाती है। तो ऐसे एरिया में ये उगेगी ही नहीं, वो ऐसे एरिया में उगेगी जहाँ तराई वाला क्षेत्र होगा, जैसे असम वाला एरिया है। अब यहाँ देख लीजिए, इसकी जो लीव्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए, इफ़ वेरी लॉन्ग विंटर, अगर जो जाड़े का मौसम है वो बहुत लंबा हो जाता है तो इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ अवरुद्ध हो जाती है। और समर में अगर मानसून, मतलब जो गर्मी का मौसम है उस समय अगर मानसून आता है तो ये जो टी का प्लांट है इसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। इसे आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको एक ह्यूमिड और ज़्यादा रेनफॉल वाला क्लाइमेट चाहिए होता है, और वैसे ही वातावरण में ये बढ़िया हो सकता है। इसको ठंडी नहीं चाहिए होती है, बर्फबारी अगर होगी तो ये नष्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी एक आवश्यक बात है कि इसमें जो ज़मीन है वो ढाल वाली होनी चाहिए, स्लोप वाली होनी चाहिए। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ इम्पैक्ट ऑफ स्लोप भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जो टी का प्लांट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है हिली स्लोप, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम कोई मैकेनिकल स्लोप नहीं बना सकते। जैसे यूएस वाला सेक्टर है तो वहाँ तो मैकेनिकल स्लोप बनाकर उसमें खेती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्राकृतिक ढलान पर ही निर्भर रहना होता है। तो जो पहाड़ियों की ढलान होती है और वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यही जो क्षेत्र होते हैं ये चाय का प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेगनेंट वाटर है वो इनके लिए ठीक नहीं होता है। और बोथ इंडिया एंड चाइना दे आर ग्रोन ऑन हिल, मतलब भारत और चीन दोनों में अगर देखा जाए तो ये हिली रीजन जो होते हैं, वहाँ के जो स्लोप्स होते हैं वहाँ ग्रोथ करते हैं। इसके बाद कॉलोनाइजेशन का अगर इसमें आप रोल देखना चाहें, मतलब जो उपनिवेशवाद था इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्रिटिश लोग जो होते थे वो भारतीय चाय को, मतलब भारतीय चाय उत्पन्न करने वाले जो राज्य होते थे उनको कंट्रोल में करते थे। और चीन के जो चाय बागान होते थे उस पर भी उनका कंट्रोल होता था, मतलब इफेक्ट होता था, बहुत अच्छा कंट्रोल तो नहीं होता था।
और इसे वो लंदन यहाँ से भेजने का काम करते थे और उसके बाद वहाँ पर उसे अच्छे खासे ढंग से तैयार करके पूरे यूरोप में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो ये काम तो इन्होंने यहाँ से हर जितने भी उत्पाद को ये ले गए सबके साथ किया। यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और उससे बढ़िया सामान बनाकर पूरे विश्व स्तर पर बेचते थे, मुनाफा कमाते थे। और यहाँ पर ये होता है कि चाय बागान में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया, चूँकि यहाँ से फ़ायदा होता था तो उसमें इन्वेस्ट करते थे। और नहर की दूरी कम हो गई, अब भारत जो है ये दुनिया के विभिन्न देशों को चाय निर्यात करता है। मतलब यहाँ होता क्या है, पहले के समय में जो काम ब्रिटिशर्स करते थे वो काम हम भी अब करते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, दूसरे की गुलामी में नहीं। इसके बाद आगे चल रहे हैं, 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एनपीए के बारे में क्वेश्चन आया है और कहा है कि एनपीए भारत में क्या है, इसके कारण क्या है और इसका हल करने के लिए जो उपाय आप दे सकते हैं वो दीजिए। तो आरबीआई के हिसाब से एनपीए एक लीज्ड संपत्ति सहित एक संपत्ति है, मतलब एक तरह की संपत्ति कही जा सकती है जो कि बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर एनपीए हो जाता है। और तकनीकी रूप से अगर कोई कर्जदार 90 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज दोनों का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। मतलब ये जो अवधि है, रेंज है, ये 90 डेज की है। यहाँ पर रीजंस कौन कौन से हैं, तो पहला तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड टू अनरिलेटेड बिजनेस, ये पहला है। इसी प्रकार से लैक ऑफ कंप्लाइंसेस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स, इसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ मोरल आफ्टर, यहाँ आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर का, लैक ऑफ मोरल आफ्टर लोन वेवर्स, ये आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस को जोड़ सकते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस को जोड़ सकते हैं, मतलब जो पैरालिसिस है पॉलिसी का वो भी यहाँ उत्तरदायी होता है। इसके अलावा विलफुल डिफॉल्टर्स, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे इसमें रीजंस हैं जिन्हें कि आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो 11 लिखिए या इसमें से कुछ लिखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अंत में समाधान आपको देना है। तो आप लिख सकते हैं कि जो नरसिम्हन कमेटी थी उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि कुछ रिफॉर्म लाया जाए, जैसे कि जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, इस प्रकार के न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाए ताकि जो मामला है वो वहीं सुलझाया जा सके। इसके साथ साथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो टू गिव फुल डिटेल अबाउट लोन एप्लीकेंट्स और लोक अदालत हेल्प इन रिकवरिंग लोन्स, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा टाइमली फॉलोअप, ये भी एक उपाय हो सकता है। इसके बाद आप 9वें नंबर के प्रश्न की ओर चलिए। इसमें क्रिप्टो करेंसी पर आपको लिखना है और उसके साथ साथ आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी के तौर पे देखी जाती है और इसका जो मीडियम है एक्सचेंज करने का, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल होता है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब हाथ में आप जो नोट लेकर और सिक्के लेकर क्रय विक्रय करते हैं वो काम इसमें नहीं हो सकता। इसका कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं है, इसीलिए इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। और ये एक फिएट करेंसी है जो कि पब्लिक और प्राइवेट जो कीज़ होती हैं उसमें यूज़ की जाती है और इसमें इंक्रिप्शन वाला जो सिस्टम है वो चलता है। बिटकॉइन है, लिब्रा है, ये सब क्या है, क्रिप्टो करेंसी के तौर पे देखी जाती हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसमें ट्री ऑफ परमिशन इजिली एसेसिबल फॉर ट्रेड परचेजेस थिंग्स विथ इट, मतलब इसमें जो एक्सेस है वो काफ़ी सरल होता है। इसके अलावा इरिवर्सिबल, मतलब इसमें जो इरिवर्सिबलनेस है वो काफ़ी अच्छी होती है। हाईली सिक्योर होती है। अब सिक्योरिटी कितनी है ये तो सभी जानते हैं, ये इतनी भरोसेमंद ही नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका लेन देन सरल होता है और बड़े पैमाने पर इसे आप ले और दे सकते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो नहीं के बराबर होती है और सुरक्षित भी है। मतलब यहाँ पे आपको वॉलेट वगैरह लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपने बिटकॉइन में अपनी डिपॉजिट रखी हुई है तो आप उसी के हिसाब से अपने जो ई वॉलेट होता है उससे पे कर सकते हैं। तो ये काम तो आप डिजिटली जो लेन देन होता है उससे भी करते हैं फिलहाल। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी विश्वसनीयता नहीं है, मतलब इसमें आप भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो टेररिस्ट फंडिंग है या ड्रग्स सप्लाई वाला जो मामला है वो भी जुड़ सकता है, मतलब इसका गलत इस्तेमाल, अवैध इस्तेमाल हो सकता है। और इसका नियामक या इसका विनियमन करने वाला कोई नहीं है, इसे कंट्रोल में रखने वाला कोई नहीं है। और ऐसी अनियमित चीज़ जिसका कि भाव कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है, कुछ भरोसा ही नहीं है, उसमें कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो ये सब भरोसे का यहाँ अभाव है, सुरक्षा का अभाव है, ये सब इसके पीछे की चुनौतियाँ हैं। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि व्हाट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना ये यूपी गवर्नमेंट की है, ये तो आप जानते हैं, और ये लोकप्रिय योजना है। इसका उद्देश्य किसी एक जिले के किसी एक उत्पाद को लोकप्रिय बनाना है। हर स्थान की अपनी एक कुछ खासियत होती है, तो उसी खासियत को थोड़ा और इम्प्रूव करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। और इसका उद्देश्य है उत्पादन, खपत और निर्यात को बढ़ावा देना, मतलब जो चीज़ वहाँ की फेमस है उसका प्रोडक्शन हो
उसकी खपत हो और उसका निर्यात हो, ये तीनों चीज़ें हो, इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल अर्निंग भी होगी, ये भी आप जानते हैं। और अमेजन ने इस एक जिले एक उत्पाद योजना के तहत एमएसएमई जो उद्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया है। मतलब यहाँ पे अमेजन का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, तो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होता है। और अमेजन इंडिया के साथ कला हाट कार्यक्रम का ये हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ जो बुनकर, कारीगर और शिल्प से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें क्लस्टर्स के माध्यम से डिजिटल इंडिया के द्वारा परिचित कराया जाएगा। और पारंपरिक उद्योग जो है वो ई कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करेंगे। 300 जो एमएसएमई विक्रेता हैं उनको इससे लाभ पहुंचेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 9 जिले जो हैं इस योजना का फिलहाल संचालन कर रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आगरा का फुटवियर है, अलीगढ़ के जो लॉक्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें आप इसे नई उड़ान नई पहचान का नाम दिया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ इसे हाईलाइट किया गया है, तो इसे चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या मोटे अक्षरों में लिख सकते हैं। और इस योजना के तहत जिलों को मान्यता मिल जाएगी और वे अत्यधिक लोकप्रिय और समृद्ध बन जाएंगे। इस तरह से यूपी का कुल राजस्व बढ़ेगा, मतलब जो रेवेन्यू है उसमें वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो राज्य होता है वो छोटे छोटे जिलों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वही जब कलेक्ट होते हैं तो एक स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने आप में समृद्ध रहेंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा, तो पूरा जो प्रदेश है वो उन्नति करेगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और यही यहाँ प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जो स्वरोजगार है उसमें बढ़ोतरी हो और एमएसएमई सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो। उसके साथ साथ लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटके नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खुद जनरेट करें और दूसरों को भी रोजगार दें, ये भी इसका उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो उत्पाद ये बना रहे हैं उसको एक बाजार उपलब्ध कराया जाए, उनकी खरीद और बिक्री जो है वो सरल हो और उनकी आमदनी अच्छी हो। अगर आमदनी अच्छी नहीं होगी तो वो काम करेंगे ही नहीं, ये भी बात है। तो ये सब प्रयास है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए जो सेक्शन बी है इसमें आप देख रहे हैं कि ईच क्वेश्चन जो है वो 50 वर्ड्स का है। पहला सहकार मित्र है। सहकार मित्र एक तरह का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें कि कृषि मंत्रालय अपना इन्वॉल्व हुआ है, वही इसे लॉन्च किया है। और यह युवाओं के लिए एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय जो सहकारी विकास निगम है उसकी एक पहल है। इंटर्न को वित्तीय सहायता मिलेगी और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कृषि से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी यहाँ पर सहायता ली जाएगी, मतलब उन्हें इसमें इन्वॉल्व भी किया जाएगा और उनके द्वारा यहाँ पे हेल्प भी ली जाएगी। इसके बाद कथक डांस को देख लीजिए। साहित्य अकादमी जो है उसे रिकॉग्नाइज करती है एक क्लासिकल डांस के तौर पे, और इसमें कुछ चीज़ें मतलब इसके कुछ विशेष बिंदु दिए हुए हैं, उसे देख लेते हैं। ये पारंपरिक प्रकार का होता है, ट्रेडिशनल होता है, तो हम जानते ही हैं। पैरों का उपयोग ज़्यादा होता है, पैर में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए होते हैं और उसी को पटक पटक कर डांस करते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें घूमने, नाचने या इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही स्थान या बहुत कम जगह का परिवर्तन होता है और एक ही स्थान पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। भाव भंगिमा का महत्व होता है, माने आँख और जो भाव होती है उसको नचा नचा कर यहाँ इशारे भी करते हैं, ऐसे होता है। कथक के नृत्य को आपने देखा है। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इसमें तबले का अभ्यास और घुंघरू पहनना, इसके साथ साथ जुगलबंदी करना, ये सब इसमें मुख्य माना जाता है। यानी तबला बजता है, साथ में कभी कभी हारमोनियम भी होता है, लेकिन हारमोनियम बाद में इसमें जोड़ा गया है, वो इस शास्त्रीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसमें तबला होता है मुख्य रूप से। घुंघरू पहनना अनिवार्य होता है, वो भी घुंघरू जो होते हैं वो एकदम मोटे वाले जो कई लेयर्स के होते हैं वो पहने जाते हैं, अच्छी खासी आवाज़ करते हैं। और जुगलबंदी होती है, इसमें कुछ जो पुरुष नर्तक हैं उनके नाम जुड़ते हैं, जैसे कि लच्छू महाराज हैं, इसके अलावा बिरजू महाराज हैं। ये लोग जो हैं ये अच्छे खासे नर्तक हैं। इसके बाद ताल, घराना आदि की जो अवधारणा है उस पर ये काम करता है, इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखिएगा। डिस्क्राइब वेरियस ओशियन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हिंद महासागर का जो संसाधनीय क्षेत्र है उसका भारत कितना उपयोग करता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी के बारे में हमें लिखना है। जो वेरियस ओशनिक रिसोर्सेज हैं इसमें आप क्या लिखिएगा, तो देखिए मछलियों, धातुओं और खनिजों की उपलब्धता हमें यहाँ से होती है। समुद्री जो खरपतवार होते हैं उनसे बहुत तरह की औषधियाँ और अनेक प्रोडक्ट बनते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पर्यटन और व्यापार, इसके अलावा वाणिज्य, इन सब के अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होती हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। उनकी सीमा रेखा चारों ओर से ज़मीन से घिरी हुई होती है और वो ज़मीन उनकी नहीं होती है, दूसरों की होती है। तो उन्हें दूसरों के ऊपर मोहताज, मतलब दूसरों की दया का मोहताज रहना पड़ता है। अगर दूसरे देश चाहेंगे तभी वो देश जो है वो कहीं बाहर से व्यापार कर सकता है, कुछ मंगा सकता है। आने जाने के लिए उन्हें दूसरे देश की सीमाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये बहुत ही बेकार स्थिति होती है। वो राष्ट्र जो कि लैंड लॉक होता है वो डेवलप जल्दी नहीं कर पाता। बहुत कम ही ऐसे राष्ट्र हैं जो कि वेल डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस राष्ट्र के पास एक अच्छी खासी कोस्टल लाइन हो, यानी तट रेखा हो, वो डेवलपमेंट के लिए किसी का मोहताज नहीं होता। वो अपने मनमाने तरीके से अपने स्वच्छंद विचारों के द्वारा डेवलप कर सकता है। तो वो स्थिति भारत के पास है।
भारत की तट रेखा काफ़ी अच्छी खासी है, पूरा साउथ वाला जो पोर्शन है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और ऐसे में हमारे पास डेवलप करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। और यही कारण है कि जो व्यापारिक संबंध हमारे बने थे वो आज के नहीं हैं, पहले से ही बने हुए हैं, बहुत प्राचीन काल से ही चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ओशियन से प्राप्त होती हैं। तो हिंद महासागर ने हमें दिया बहुत कुछ है, यहाँ अगर हम गिनेंगे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। खनिजों आदि के निर्यात को भी ये बढ़ावा देता है। इसके बाद जो चौथे नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख लीजिए, कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक कानून जो थे, जो सोशल लेजिस्लेशन था, उस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है। इसमें आप क्या लिखिएगा, देखिए इसमें जो एक्ट है उनको लिख डालिए। बहुत ज़्यादा इसमें लिखना तो है नहीं, 50 शब्दों की सीमा है, तो फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये लिख दीजिएगा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है, यानी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये 1978 का है, इसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1978 नहीं बल्कि ये 1878 है, ये तारीख गलत दी हुई है, ठीक है। यहाँ 1978 नहीं बल्कि ये 1878 है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये आप देख रहे हैं 1891 का है। इसके बाद यहाँ आप नीचे देख रहे हैं मातृत्व लाभ अधिनियम है, ये 1961 का है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, इसमें जो विधवाएं होती थी उनके पुनर्विवाह की अनुमति दी जाती थी, तो ये वाला एक्ट है। इस प्रकार से आप बहुत सारे इसमें अधिनियम जोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, और भी जो सुधार वाले अधिनियम है जिससे कि सामाजिक सुधार आता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो ब्रिटिश भारत है उसी के दौरान के सामाजिक कानूनों पे आपको चर्चा करनी है, तो सती प्रथा के ऊपर जो बैन लगा था उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर जो आप देख रहे हैं वो मुगल आर्किटेक्चर है, यानी मुगल वास्तुकला के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें ये आर्बेस्क्यू मेथड था, मतलब इसे पद्धति या मेथड कह सकते हैं। सुलेख और मीनार का इस्तेमाल होता था, और इसमें मोर्टार यानी सीमेंट का काम होता था। चाप जो होते थे यानी जो आर्क होते थे उनकी तुलना में मकबरे का आकार यहाँ ज़्यादा प्राथमिकतापूर्ण होता था, और रेड सैंडस्टोन का इसमें यूज़ होता था, मतलब इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। और प्रार्थना के लिए जो प्रेयर होती थी उसके लिए मीनार और स्तंभ से बने हुए एक हॉल का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब बड़ा एक प्रार्थना कक्ष होता था, उसमें लोग बैठकर अपनी प्रार्थना किया करते थे। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे आगरा के किले को आप देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है उसको देख लीजिए, इलाहाबाद का जो अकबर का किला है उसको देख लीजिए, इस प्रकार से। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप के जो प्रभाव है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक जो है एक नेचुरल हैजार्ड या डिजास्टर के तौर पे देखा जाता है, और इसका जो प्रभाव होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, चाहे तात्कालिक हो चाहे दीर्घकालिक हो। हालांकि दीर्घकालिक जो प्रभाव होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं। भूकंप आते हैं तो वो कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, तत्कालिक तौर पर उनका विनाश हम देखते हैं, लेकिन भविष्य में वो निर्माण भी करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जब हलचल मचती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो इधर उधर होती हैं या उनके बीच में डिस्टर्बेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये कुछ सूचक होता है, नए बदलाव का सूचक होता है। और पृथ्वी पर जो संरचना आज हम देख रहे हैं वो इसी प्रकार की हेर फेर का ही नतीजा है। मतलब आप देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं, और इन परिवर्तनों की शुरुआत कैसे होती है, विनाश से होती है। एक कहावत है कि विकास का जो लक्ष्य है वो विनाश के रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर आपको विकास करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो वो विनाश के रास्ते से होकर होगा। मतलब आपको समूल अगर डेवलपमेंट करना है, तो आंशिक करना है तो जो बना बनाया ढांचा है उसी पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग होगा, एवलांच आएगा, इसके अलावा लैंडस्लाइड हो सकते हैं, मड स्लाइड हो सकता है, ग्राउंड सडन मूवमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़मीन हिलेगी तो ये चीज़ें तो होंगी ही। इसके अलावा फ्लड आ सकती है, आग लग सकती है, या ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, सुनामी आ सकती है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है। सुनामी जो है इसी का भयावह रूप है। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, अंदर की सतह में हलचल पैदा होती है तो सुनामी जनरेट होती है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर एंड माइनर प्लेट्स। जब यहाँ पे भूकंप की बात हो रही है तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन पर चर्चा हो रही है, मतलब यहाँ करना आवश्यक हो जाता है, और उसी पर आधारित ये 7वां प्रश्न है। आप चाहें तो इनका चित्र बना सकते हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो मेन प्लेट है और जो छोटी छोटी हैं, उनको आप फिगर ड्रा करके दर्शा सकते हैं अच्छा खासा। तो इसमें जो मेन प्लेट है, मेजर प्लेट्स हैं, उसमें अंटार्कटिक और जो सराउंडिंग ओशियन प्लेट है उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट को आप लिख सकते हैं, पैसिफिक प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, अभी एक जीलैंडिया उसी में पैदा हो गया है। इसके बाद अफ्रीका और ईस्टर्न अटलांटिक जो फ्लोर प्लेट है उसको आप इन्वॉल्व कर लीजिए, और यूरेशिया और एडजेसेंट जो ओशियनिक प्लेट है, मतलब ये महासागरीय प्लेट है, इसको आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 हैं। बाकी जो माइनर प्लेट्स हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं है, बहुत ढेर सारी हैं। अभी तक कुछ का पता लगा है और उसमें से भी कुछ का ही नाम हम जानते हैं।
तो देख लीजिए, कोकोज है, नाजका है, अरेबियन है, इसके अलावा फिलीपींस प्लेट है और कैरोलाइन प्लेट है, फूजी प्लेट है, माउंट फूजी को आप जानते हैं, जापान का, इसे सच्चा सिपाही कहा जाता है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये वाली जो प्लेट है, ये सब हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा और नहीं लिखने का समय बचे तो एक हल्का फुल्का नक्शा बनाकर दुनिया का और उसमें प्लेटों को दर्शा दीजिएगा। लिखने वाले से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन बशर्ते नक्शा जो है वो पहचानने के काबिल हो, अच्छा बना सकते हो तो ही बनाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और कुछ लोग ये पूछते हैं कि पेन से बनाएं कि पेंसिल से बनाएं। देखिए, ये तो आपके कला कौशल पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं और पेन से बनाने का आपके पास अभ्यास है, चित्रकार तो बहुत से लोग होते हैं लेकिन जो पेन से बनाने का प्रैक्टिस रखते हैं तो वो बना सकते हैं। क्योंकि पेन से बनाने वालों की एक आदत होती है कि वो मिटाना नहीं जानते, क्योंकि मिटा सकते ही नहीं है। लेकिन पेंसिल से बनाने वालों की एक आदत होती है कि वो गलतियां करते रहते हैं और मिटाते रहते हैं, फिर सुधारते रहते हैं, चित्र वो भी बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरह के चित्रकार हैं ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप पेन से बनाने में समर्थ नहीं हैं तो वहाँ जोश में आकर या अच्छा दिखाने के लिए पेन से मत बनाइएगा। इससे आप अगर एक बार गलती कर देते हैं तो आपको काटना पड़ जाएगा और ये फिर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। पेंसिल से बनाकर ऊपर से पेन से आप रिपीट कर सकते हैं, या इतना समय ही नहीं बचता है तो आप पेंसिल से बनाइए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, वो धुंधला नहीं पड़ेगा इतना। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, अगला वाला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि हाईलाइट नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के जो नकारात्मक पक्ष थे उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो औरंगजेब के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी थी और नेगेटिव भी। नेगेटिव ज़्यादा थी, लोग उसे गालियाँ ज़्यादा देते थे और तारीफ कम करते थे। देखिए, इसमें स्वभाव अगर उसका देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध था, मतलब उसका कुछ भरोसा नहीं था। उसके अलावा उसके पास जो राजकोष था, मतलब खजाना था, उसको वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते एक एक करके समाप्त कर देता है। उसने सिखों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी, ये भी एक कारण था। मतलब उसके मरते ही सिख जो है वो फिर मुगल सल्तनत के प्रति झुक जाते हैं, यानी विनम्र बन जाते हैं। लेकिन औरंगजेब जब तक जिंदा रहता है तब तक मराठों और सिखों के साथ उनकी ठनी रहती है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो जितनी भी धार्मिक परंपराएं थी, मतलब जो गैर इस्लामिक थी, बाहर से ली हुई थी, बारों की हुई थी, उनको ये बंद करवा देता है। जैसे झरोखा दर्शन है या पैबोस वाला जो सिस्टम था। इसके अलावा कलमा खुदवाना और संगीत का जो प्रचलन था उसको भी बंद करवा देता है। इसको कठमुल्ला टाइप आदमी कहा जाता है। इसके अलावा भेदभावपूर्ण जो कर होते हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे अकबर जो होता है वो भेदभाव समाप्त करने के लिए जजिया हटाता है और ये जजिया वापस कर देता है। ये सब चीज़ें। इसके बाद सत्यभामा पोर्टल को देख लीजिए। मराठों के साथ भी इसकी नहीं बनती थी, आपने देखा है शिवाजी के साथ संघर्ष। और दक्कन की ओर जब इसने पैर डाला तो इसका पैर वहीं दलदल में धंस जाता है। मतलब दक्कन एक ऐसा दलदल होता है जिधर जो भी शासक अपना पैर घुसाने का प्रयास करता है वो वहीं फंस कर रह जाता है, फिर वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता। मोहम्मद बिन तुगलक का भी यही हाल होता है, हालांकि दोनों की परिस्थिति में परिवर्तन था। देखिए, यहाँ पर कहा गया सत्यभामा पोर्टल के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये जो खनन मंत्रालय है या खान मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल है सत्यभामा और इसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये इसका पूरा नाम है। तो आत्मनिर्भर भारत जो पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत ये माइनिंग की एक योजना है, परियोजना आप इसे कह सकते हैं। और इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट करना रिसर्च और डेवलपमेंट को माइनिंग सेक्टर में, माइनिंग और जो मिनरल वाला सेक्टर है उसमें। और इसमें ये रिसर्च को प्रमोट करेगा, ये तो आपने देखा ही। और इसके साथ साथ ये जो फंड होंगे, रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए होगा ना, तो वो फंड भी ये उपलब्ध कराएगा। ये इसका मेन पर्पज है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। ये चीज़ें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं एनएचआरसी कंपोजिशन के बारे में कहा गया है। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कहा जा रहा है, यानी मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसका कंपोजिशन यानी इसकी जो संरचना है वो कैसी है, अंदर कितने सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मेंबर है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, यह एक बहुपक्षीय निकाय है, मतलब मल्टी मेंबर बॉडी है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके मेंबर्स होते हैं। अध्यक्ष जो होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? वो भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे तो भी चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है वही इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। भारत का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश आते कहाँ से हैं? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के ही हिस्से होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इसकी परमिशन है। उसके बाद देख लीजिए, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि कानून का जो क्षेत्र होता है उसमें ये निष्णात होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये असल में मानवाधिकारों के संरक्षण की बात करता है। और मानवाधिकारों के संरक्षण का मामला ये कानून से ही जुड़ा हुआ है, इसे आप इसे अलग करके नहीं देख सकते। तो कानून का जो एकदम विख्यात और ज्ञाता व्यक्ति होगा वही इसमें सही निर्णय ले सकता है। तो अध्यक्ष की भूमिका में यही व्यक्ति होता है।
इसके बाद सदस्य के तौर पे अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के सेवारत और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और 3 लोग और होते हैं जिसमें कि एक महिला का होना इसमें आवश्यक है, क्योंकि जो मानवाधिकार से जुड़े हुए मामले होते हैं यानी हनन से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें आधे से अधिक महिलाओं के शोषण से जुड़े हुए होते हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है या उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो इसके लिए एक महिला सदस्य का होना इसमें आवश्यक होता है। और साथ इसमें जो एक्स होते हैं उसमें ऑफिशियो मेंबर्स के तौर पे इन्हें देखा जाता है। ये जो ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं यहाँ आप देख रहे हैं इसमें चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, मतलब यहाँ पे आयोग की बात की जा रही है, उसका जो हेड होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा महिला और बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ मानवाधिकारों के हनन की संभावना बनती है उन क्षेत्रों के जो विख्यात लोग होते हैं यानी अनुभवी और वहाँ पे नियुक्त लोग होते हैं उन्हें इसका सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसके बाद सेक्शन सी की ओर चलते हैं। यहाँ पर 25 वर्ड्स की लिमिट है और 2 नंबर पर ये क्वेश्चन टिका हुआ है। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में आप क्या लिखिएगा, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म ऑफ लिस्ट 1 यानी यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट। प्रेजेंटली अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि यूनियन लिस्ट जो है ये कंसिस्ट करती है 98 सब्जेक्ट्स को, स्टेट लिस्ट जो है इसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं और जो समवर्ती सूची होती है यानी कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कौन सी सूची में, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इसे आपको लिखना था। इसके बाद जो सेकेंड इसमें टॉपिक है वो कौन सा है, तो ये कहा गया है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिखिए चाहे पैराग्राफ में लिखिए, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता, ये पहला है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर्स, ये आप इसमें जोड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आप जोड़ सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट मैन्यूमेंट एक्सेट्रा और सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, मतलब इसे आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो न्यायपालिका है उसको अलग करना कार्यपालिका से, ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं इसमें कहा गया है निर्यात प्राथमिकता सूचकांक, इसके बारे में यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो यह जो रिपोर्ट है ये एक सूचकांक है, तो इसमें एक रिपोर्ट जरूर इन्वॉल्व होगी। इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात ने सबसे पहली पोजीशन प्राप्त की है और उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड है और तमिलनाडु थर्ड है। निर्यात की तैयारियों के मामले में यह विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, ये इसका मेन मुद्दा है या तथ्य है। इसके बाद आप आगे चलते हैं, यहाँ ग्रामोदय विकास योजना के बारे में लिखना है। तो एमएसएमई मंत्रालय ने इसे अगरबत्ती निर्माण कारीगरों के लाभ के लिए लॉन्च किया है। मतलब इसका पर्पज क्या है, जो अगरबत्ती निर्माण करने वाले वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट पहुँचाया जाए, ये इसका पर्पज है। और केवीआईसी इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती निर्माण मशीनों के साथ प्रशिक्षण, सहायता, काम और कच्चा माल ये सब उपलब्ध कराएगा, ये इसका पर्पज है। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए ब्रिक्स बैंक विथ हेडक्वार्टर इन शंघाई, मतलब यहाँ पे कहा गया कि इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और इसका जो मुख्यालय है ये शंघाई में है। दोनों चीज़ें हैं और इसकी स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है 2015 में और इसमें सभी देशों के जो मतदान का अधिकार है, वोटिंग का जो राइट है वो बराबर है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए ऋण देता है और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट में जो आकस्मिक रिजर्व की व्यवस्था है उसको भी उपलब्ध कराता है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न में आप जीसीसी को देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है, वाज एस्टैब्लिश इन 1981, इसकी स्थापना 1981 में होती है। ऑल इट्स मेंबर आर मोनार्कीज, इसके जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या है, राजशाही हैं, मतलब वहाँ पे गणतंत्र नहीं है बल्कि मोनार्की है यानी राजतंत्र है। और इट्स हेडक्वार्टर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है, साउथ अफ्रीका में। और इसके जो मेंबर है उसमें सऊदी अरेबिया को आप देख रहे हैं, बहरीन को देख रहे हैं, यूएई है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। इस प्रकार से आपने लिखा। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें प्रेशर ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है, दबाव समूह। तो इसका काम है दबाव डालना, लेकिन किस चीज़ पर दबाव डालना, तो ये एक अनौपचारिक समूह होते हैं, मतलब ये एक तरह से इनफॉर्मल ग्रुप के तौर पे देखे जाते हैं और इनका काम ये होता है कि ये सरकार पर दबाव डालें और कुछ मुद्दों को उठाने के लिए उसे बाध्य करें जो कि उनके सदस्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, उनसे ये अलग होते हैं। इसके बाद एलुवियल सॉयल पे आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन बेस है
और इसे अगर आप दर्शाना चाहते हैं कि एलुवियल सॉइल भारत में कहाँ कहाँ मतलब किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उसे आप मैप के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये वाइडली स्प्रेड पूरे भारत में है, और भारत में भी कहाँ पे, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंधु का जो मैदान है, गंगा नदी के द्वारा बनाया हुआ जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब नदियों के द्वारा लाए हुए जो अवसाद होते हैं उसी से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये वहीं पाए जाएंगे जहाँ नदियों की बड़ी बड़ी बेसिन होंगी, इसे आप देख रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो एलुवियल सॉइल होती है उसके भी कई पार्ट होते हैं। इसमें सैंड होता है, स्लिट होती है, और उसके अलावा जो क्ले होता है वो पाया जाता है। और ये अगर पुरानी है, मतलब पुरानी परत है, तो उसको बांगर कहा जाता है, नई है तो उसको खादर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, इसकी फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छी होती है, लगभग हर प्रकार का अनाज इसमें पैदा हो सकता है। 9वें नंबर के प्रश्न में आपको प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म बताने हैं। तो देखिए अहिंसा ये पहला प्रिंसिपल है, नॉन वायलेंस के बारे में कहा जा रहा है। सत्य यानी ट्रुथ ये दूसरा है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, तो ये हो गया। इसके अलावा अपरिग्रह में आप नो प्रॉपर्टी यानी कोई संपदा संचय नहीं करेंगे, ये चीज़ है। और अंत में ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहना, यानी स्त्री के संपर्क में न आना। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है जैन धर्म का, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और महावीर स्वामी जो थे ये यहाँ पे ब्रह्मचर्य के प्रबल समर्थक थे। और बाद में जब आप देखते हैं कि इसमें दिगंबर और श्वेतांबर नाम का तो पंथ बन जाता है, तो जो दिगंबर वाले थे वो महावीर स्वामी का एकदम आंख मूंद कर अनुकरण करते थे, और वो सभी ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते थे। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आप मौर्यन रूल डिक्लाइन के बारे में पूछा गया है, मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों होता है, इसके पीछे के आपको रीजन बताने हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों होता है, अगर एकदम जायज कारण इसका बताना हो सिर्फ एक लाइन में, तो आप लिख दीजिएगा कि अशोक के कारण होता है। कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। सम्राट अशोक जो था उसने लंबे समय तक मारकाट मचाई, अपने साम्राज्य को फैलाया, अपने 100 भाइयों की हत्या करके सिर काट के वो राज सिंहासन तक पहुंचा। लंबा संघर्ष उसे करना पड़ा, लेकिन अंत में जब कलिंग पर वो विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद उसका हृदय पसीज जाता है, और अपनी भावनात्मक कमजोरी को यहाँ पे दबाने के लिए वो बौद्ध धर्म की आड़ लेता है और बौद्ध धर्म की ओर चला जाता है, उसका अनुयायी बन जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि उसने मारकाट तो बंद करवा दी, अहिंसा का रास्ता चुन लिया, और बहुत सारा जो दान पुण्य है वो किया, भलाई का काम करवाया, वो सब सही है। लेकिन उसने जो बना बनाया साम्राज्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था, और बिंदुसार ने उसे किसी भी तरह से जिंदा रखा था। मतलब बिंदुसार ने बहुत ज़्यादा उसमें कोई मदद तो नहीं की थी, लेकिन उसका डेवलपमेंट करने में उसने योगदान दिया था, इसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे अलग ढंग से बताना है, तो इसमें लिख दीजिएगा कि जो एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिसी थी इनकी, मतलब ब्राह्मण विरोधी जो नीतियाँ थी, उसके चलते लोगों में असंतोष पैदा होता है। इसके अलावा जो रूलर्स थे अशोक के बाद वो योग्य नहीं रह जाते हैं। अशोक के बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी थे उनकी योग्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि वो अब धर्माचार्य बनने लगते हैं, धर्म का चोला धारण कर लेते हैं और घूम घूम कर प्रवचन करने लगते हैं। तो देखिए धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धार्मिक होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति होती है वो धर्म से नहीं चल पाती। धर्म और राजनीति जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों का सत्यानाश होता है, दोनों में से कोई सही ढंग से नहीं चल पाते। और वही हाल यहाँ मौर्य साम्राज्य के साथ भी होता है। अशोक ने अपने जितने भी उत्तराधिकारी, चाहे लड़के बच्चे हों या जितने भी उनके सगे संबंधी थे, उनको धर्म प्रचार में जोत दिया। किसी को श्रीलंका भेज दिया, किसी को गांधार भेज दिया, मतलब इस प्रकार से बाहर अलग अलग स्थानों पर उन्हें बांट कर फैला दिया कि जाओ वहाँ प्रवचन करो और अपने धर्म का प्रचार करो। अब इसका परिणाम क्या होता है कि साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जो नीचे वाले कर्मचारी थे, जो कि सेनापति या प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका में वहाँ पर थे, तो वो सब यहाँ प्रबल होने लगते हैं और राज्य को हड़पने का स्वप्न देखने लगते हैं। और अंत में होता भी वही है, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या होती है, और वहाँ से जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। ये सब आपने पढ़ा है तो उसे आप लिख सकते हैं। और चूंकि दान खाता यहाँ बहुत अच्छा खासा चलता था, मतलब बौद्ध भिक्षुओं को दान देने की परंपरा या जो आजीवक संप्रदाय था उसमें गहरी आस्था, इसके चलते बहुत दान पुण्य चलता रहता है। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ खड़ी हो जाती है, यानी राज्य जो है वो गंभीर आर्थिक संकट में पड़ जाता है। देखिए दान पुण्य की भावना ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी विरक्ति का भाव पैदा होता है। बाद में, शुरुआत में तो वो थोड़ा युवा अवस्था जब रहती है तो मतलब उग्र रहता है और चाणक्य के बताए रास्ते पर एकदम आंख मूंद कर चलता है, लेकिन बाद में वो विमुख होने लगता है। तो ऐसे में चाणक्य करता क्या है, उसको बांध कर रखता है, और तब तक बांध कर रखता है जब तक कि बिंदुसार बड़ा नहीं हो जाता, मतलब राज्य संभालने लायक नहीं हो जाता। और जैसे ही बिंदुसार राज्य संभालने के योग्य होता है, वैसे ही चाणक्य के संरक्षण में उसको राजा घोषित करके चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेता है और कर्नाटक चला जाता है, और वहाँ पर संलेखना वाली जो प्रणाली होती है उसके जरिए अपना प्राणोत्सर्ग करता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये जो शासक थे ये कुछ समय तक तो
एकदम बढ़ चढ़कर शासन सत्ता संभालते थे, लेकिन उसके बाद इनकी जो विरक्ति है वो यहाँ सामने आती थी। अब ऐसी कंडीशन में सामने से अगर कोई थाम ले राज्य को तब तो ठीक है, और अगर सामने से कोई थामने वाला नहीं है, कोई उत्तराधिकारी ठीक ठाक नहीं है, तो राज्य नष्ट होगा और वही हाल अशोक के बाद होता है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्रोविंसेस थे उन्हें यहाँ नेग्लेक्ट किया गया था, तो मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, केंद्र यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल था, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं थी। तो इसके चलते राज्य यहाँ असंतोष जाहिर करते हैं, लेकिन राजा अगर मजबूत हो, राजा अगर अपनी तरफ से कोई कोताही न बरते तो कहीं से भी कोई इरेगुलरिटी नहीं हो सकती। और यहाँ पर अशोक के अंदर कमियां थी, बाद में कमियां पैदा होती हैं, उसको हम देखते हैं। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ट्विस्ट को आप देख लीजिए, ये हमारा 11वां मुद्दा है, और इस 11वें टॉपिक में आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है इट इज़ द नेम गिवन टू फेडरल रिजर्व मॉनिटरी पॉलिसी। इसे आप देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशन ट्विस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप और क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इसमें बॉन्ड की जो खरीद है, पहली चीज़ तो क्या है, ये मौद्रिक नीति ऑपरेशन के तौर पे देखा जाता है। इसमें बॉन्ड की खरीद और बिक्री शामिल होती है, मौद्रिक नीति का एक रूप है, और इसमें फेड जो है इसके अपने उद्देश्य के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो बॉन्ड है उसको खरीदा और बेचा जाता है, ये इसके प्रावधान है। इसके बाद यशस्विनी स्कीम, ये आपकी 12वें नंबर पर है। तो ये एक इंटरप्रेटेंशिप है, मतलब ये वुमेन्स के लिए है, और इसमें प्रोवाइड कराया जाता है इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब जो लोन होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है। और कैसा होता है, तो ये अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपये यहाँ तक का जो अधिकतम ऋण है वो महिलाओं को उपलब्ध कराया जाता है रोजगार लगाने के लिए, यानी रोजगार को खड़ा करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो महिलाओं की जीवन शैली को सुधारना, ये इसका उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपना उद्यम खुद खड़ा कर सकें, और इसके लिए सरकार उनको ये सहायता देगी। इसके बाद बजट 2020-21 वाला जो है, यानी लेटेस्ट, उसके बारे में उसके जो 3 थीम्स हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। तो गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग और फाइनेंशियल सेक्टर, ये 3 इसकी थीम्स हैं। और ईज ऑफ लिविंग के बारे में अगर कहा जाए तो इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। इसमें डिवीजन कैसा है, तो एस्पिरेशनल इंडिया, एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर, वाटर एक्सेट्रा, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। केयरिंग सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एंड टूरिज्म, ये सब इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा गया है टेन्योर और कंडीशन ऑफ CIC, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देख लीजिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन शैल आल्सो बी प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद पेनिसुलर रिवर्स पर आपको लिखना है, यानी जो पठारी नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि 25 वर्ड्स की लिमिट है, उससे ज़्यादा आप इसमें बता नहीं सकते। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिसुलर प्लेटू, मतलब इनका जन्म कैसे होता है, जो प्रायद्वीपीय पठारी हिस्सा है वहीं से इनका जन्म होता है। और ये सतत वाहिनी नहीं होती हैं, आप जानते हैं, साल के कुछ दिनों में इनके अंदर पानी की बहुतायत होती है, और बाकी जो दिन होते हैं उसमें इनके अंदर पानी मतलब या तो नहीं के बराबर पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में होता है। इसके उलट जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनके अंदर पूरे साल भर पानी बना रहता है। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है। फिलहाल हमें सिर्फ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन्हीं के बारे में लिखना है। और इनका जो बेसिन होता है ये काफ़ी छोटा होता है, और ये रेडियल, रेक्टेंगुलर या जो ट्रेलिल फार्म होता है उसमें फ्लो करती हैं, मतलब इनका जो ढांचा होता है वो इसी टाइप का होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अल नीनो, ये हमारा 16 नंबर का टॉपिक है। अल नीनो पर आप क्या लिखिएगा, अल नीनो और ला नीनो आपने बहुत सुना होगा। देखिए, ये मौसम संबंधी घटना है, और इसमें भूमध्यवर्ती जो धारा है, यानी भूमध्य रेखीय जो धारा है, वो भी कैसी, तो गर्म होगी। आप जानते हैं कि इक्वेटर के पास से जो करंट चलेगी वो गर्म होगी, हमेशा उसका तापमान ज़्यादा होगा। तो यह अस्थायी रूप से जो पेरू की करंट है उसको हम्बोल्ट करंट से कन्वर्ट कर देती है, और इसके बाद यह धारा जो है ये पेरू के तट के पास पानी के तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एल नीनो जो होता है इसके द्वारा पानी के टेम्परेचर में इंक्रीज होता है और तापमान बढ़ता है, और तापमान के बढ़ने से जलवायु में बहुत तरह के असंतुलन पैदा होते हैं। एल नीनो जो होता है ये जलवायु को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, इसे आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। ये क्या है, तो इट इज द रेशियो विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड नेट लाइबिलिटीज, ये होता है। और इट केप्ट इन लिक्विड फार्म दैट इज कैश, मतलब इसे एक लिक्विड फार्म में जो कि कैश है उसके रूप में रखना होता है। और इट इज केप्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज़ें हैं। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में लिखना है। कॉर्नवालिस सिर्फ लिखा है तो आप समझ सकते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है।
इसका जो दौर था ये 1786 से लेकर 1793 तक का था और इसी के समय में तीसरा जो मैसूर वार है वो लड़ा जाता है और उसके साथ साथ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो होती है। साथ ही साथ कॉर्नवालिस कोड इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और परमानेंट सेटलमेंट का इसे जनक कहा जाता है। हालांकि जो ज़्यादा क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है वो इसके बाद शुरू होती है और इसी ने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के हम 2 कार्यकालों को देखते हैं। एक कार्यकाल तो ये पूरा करके जाता है और दूसरे कार्यकाल में जब लौट कर वापस आता है, दूसरा जो इसका टाइम पीरियड होता है, तो उसमें ये स्थायी बंदोबस्त के ही दौरान गाजीपुर पहुंचता है और गाजीपुर पहुंचते पहुंचते यूपी का गाजीपुर जिला जो है वहाँ पहुंचते पहुंचते ये चेचक का शिकार होता है। उस समय चेचक की महामारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और उसी के चलते इसे बुखार आता है, दाने निकलते हैं और सुबह होते होते इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो मकबरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले में इसकी पूरी समाधि बनी हुई है और उसे लोग देखने जाते हैं। ऐतिहासिक तो नहीं है लेकिन हाँ एक यादगार है, तो इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए बंगाल गजट के बारे में 19वें नंबर का ये प्रश्न है, यानी इसकी मृत्यु भारत में हुई थी, वो भी यूपी में। बंगाल गजट को देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इट वॉज पब्लिश इन 1788 कलकत्ता। इट वॉज स्टार्टेड बाई जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसकी शुरुआत किसने की थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी और कब होती है? तो 1780 में कलकत्ता में होती है। और ये जो थे ये आयरलैंड के रहने वाले थे, यानी एक आयरिश व्यक्ति थे और ये पहला भारत का न्यूज़पेपर कहा जाता है, मतलब भारत का ये प्रथम समाचार पत्र था और इसे सीज किया जाता है 1872 में। और ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसमें सरकार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई थी। किसी भी उस समय के न्यूज़पेपर को अगर बैन किया जाता है, सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पानी पी पी कर आलोचना कर रहा था। ये उसके पीछे का रीज़न होगा। कभी कभी तो आलोचना न भी करे तब भी लपेटे में आ जाता था, जैसे बाल गंगाधर तिलक आ गए थे। इसके बाद चलते हैं आगे। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमें 20वें वाले और अंतिम प्रश्न में बताना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आप कुछ जानते हैं? समावेशी विकास, काफ़ी कुछ इसके बारे में चर्चा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, ये जो एक तरह से स्लोगन है, इसी पर ये पूरी थीम बेस करती है। और यह स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी, इसके अलावा जो स्वच्छ ऊर्जा है, सुलभ ऊर्जा है, वित्तीय समावेशन है, किफ़ायती आवास है, डिजिटल पेनिट्रेशन है, उन सब के प्रावधानों को एक साथ मिलाकर चलाई जाने वाली पहल है। मतलब एक तरह से सबको जितने भी बुनियादी ज़रूरतों के साधन हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, वो इस समावेशी विकास का अंग होता है। इस प्रकार से आपने 20 प्रश्नों को इसके हल किया, तो टोटल हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की है और यह मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त होता है, लेकिन सीरीज अभी जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।